to this session for amendments in the Companies Act 2013. अगर आप मई 2019 अटेम्प्ट में अपीयर हुए थे लेकिन अनलकीली आप इस एग्जाम को पास नहीं कर सके या किसी कारण से आपने प्रिपरेशन तो मई 2019 के लिए की थी लेकिन आप एग्जाम नहीं दे पाए और अब आप नवंबर 2019 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो आपने मई 19 के लिए पढ़ा था उसमें से कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस में अमेंडमेंट आ चुका है और अब नवंबर 2019 में कुछ अलग प्रोविजन एक्चुअली अप्लीकेबल होंगे। लुक, ये अमेंडमेंट वैसे तो काफी पहले आ गए थे, 2 नवंबर 2018 को ही ये अमेंडमेंट्स आ गए थे, लेकिन आईसीआई का रूल ये है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का रूल ये है कि अगर 31 अक्टूबर तक अमेंडमेंट्स आ जाते हैं तो वो कमिंग में अटेम्प्ट पर अप्लीकेबल होते हैं और ये अमेंडमेंट्स 2 नवंबर को आए थे और इसलिए ये मई 2019 अटेम्प्ट पर अप्लीकेबल नहीं थे, लेकिन ये अमेंडमेंट्स नवंबर 2019 अटेम्प्ट पर अप्लीकेबल हैं। एक्चुअली इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेकर के आई थी इन अमेंडमेंट्स को लेकर के और बाद में फिर एक अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको पास भी करवा लिया गया। तो इन सारे अमेंडमेंट्स की जो 2 नवंबर 2018 से आए हैं उन सब में एक बड़ी खास बात देखने को मिली एंड दैट इज डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट। समझिए, कंपनीज एक्ट का अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हैं तो दो तरह के ऑफेंसेस हो सकते हैं। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का अगर आप पालन नहीं करते, इफ यू आर इन नॉन कंप्लायंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 देन दिस इज एन ऑफेंस। ये एक अपराध है और इसके लिए ऑफेंस दो टाइप के होते हैं, हमने पढ़ा था क्लास में भी, एक कंपाउंडेबल ऑफेंस और एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब ऐसे ऑफेंसेस से है जिसमें कंपनी के ऑफिसर्स दे आर ईदर पनिशेबल विथ फाइन और विथ इम्प्रिजनमेंट और विथ बोथ। कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब जेल कंपल्सरीली होगी ऐसा नहीं है। ऑन द अदर हैंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में कंपनी के ऑफिसर्स आर पनिशेबल विथ फाइन एंड imprisonment both if the offense is proved। तो फिर दोनों तरह से ऑफिसर्स को दंडित किया जा सकता है, चाहे ऑफेंस कंपाउंडेबल हो या नॉन कंपाउंडेबल हो, वो है तो ऑफेंस, अपराध। और ऐसे केस में अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाता है कि आपने ये अपराध किया था, सरकार ही आरओसी या रीजनल डायरेक्टर या मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स आप पर ये इल्जाम लगाएगी दैट यू आर इन नॉन कंप्लायंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो आपके खिलाफ कोर्ट में केस चलेगा। एनसीएलटी में आपके खिलाफ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आपके खिलाफ केस चलेगा और जब आप वो केस हारते हैं और सामने वाला व्यक्ति या सरकार वो केस जीतती है देन यू आर पनिशेबल। तो ये एक बड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है, कंपनी के लिए भी मुश्किल है, सरकार के लिए भी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पनिशेबल विथ फाइन लिखने की जगह कंपनीज एक्ट के कई सेक्शंस में लायबल टू पेनल्टी लिख दिया। पनिशेबल विथ फाइन की जगह क्या लिख दिया? लायबल टू पेनल्टी। अब
फाइन के लिए तो एनसीएलटी जाना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन पेनल्टी तो सरकारी अधिकारी भी लगा सकता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपको पेनलाइज कर सकता है, या फिर रीजनल डायरेक्टर आपको पेनलाइज कर सकता है, या मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स आपको पेनलाइज कर सकता है। तो प्रोसेस जरा क्विक हो जाएगी। आपने गड़बड़ करी, गवर्नमेंट ने पेनल्टी इंपोज करी, किस्सा खत्म हो गया, केस नहीं चलेगा, तारीख पे तारीख नहीं होगी। ये डिफरेंस है फाइन और पेनल्टी के बीच में। बहुत सारे सेक्शन में तो बस सिर्फ यही एक अमेंडमेंट आया है कि फाइन को कन्वर्ट कर दिया है पेनल्टी में। अब जब हम लोग क्लास में कंपनीज एक्ट पढ़ते थे तो ये फाइन के अमाउंट को वैसे भी इग्नोर करते थे। मैंने अपने नोट्स में हर जगह क्या लिख दिया है, कंपनी एंड डिफॉल्टिंग ऑफिसर इज पनिशेबल विथ फाइन। फाइन का अमाउंट कितना है, इम्प्रिजनमेंट का टर्म कितना है, वो सब की बॉदरेशन हमने कभी ली नहीं। लेकिन अमेंडमेंट एक्ट में उन चीजों में भी अमेंडमेंट तो आया है, इसलिए उन पर भी ध्यान तो देना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 41 की, जहां पर एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन दी है। उसमें हमने पढ़ा था कि 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च को एंड जो होता है उस ईयर को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट की होल्डिंग कंपनी या उसकी सब्सिडरी कंपनी या उसकी एसोसिएट कंपनी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है और वो कंपनी एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है, तो इंडिया में सिचुएटेड कंपनी ट्रिब्यूनल के पास जाकर इस बात की परमिशन मांग सकती है कि हमारी होल्डिंग कंपनी अमेरिका में 1 जनवरी टू 31 दिसंबर वाला ईयर फॉलो कर रही है, तो क्या हम भी इंडिया में ये ईयर फॉलो कर लें। इस तरह की छूट देने की पावर पहले ट्रिब्यूनल के पास थी, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद में ये पावर किसको ट्रांसफर कर दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी गई। यानी यहां भी ट्रिब्यूनल का बर्डन कम करने की कोशिश की गई। ट्रिब्यूनल के पास सुनने के लिए ऐसे ही ढेर सारे और बहुत सारे केस हैं। ट्रिब्यूनल इज लाइक ए कोर्ट, वैसे भी वो ओवरबर्डन्ड है, तो ये पावर ट्रिब्यूनल से शिफ्ट करके किसको दे दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई। प्रैक्टिकल लाइफ में सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना कंपैरेटिवली इजी होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम अल्टीमेटली किसको डेलीगेट कर देगी, रीजनल डायरेक्टर्स को, और वहां पर से परमिशन लाना इतना मुश्किल काम नहीं होगा। हाँ, लेकिन 2 नवंबर 2018 के पहले ही अगर किसी कंपनी ने ट्रिब्यूनल के पास इस बात की एप्लीकेशन लगा दी थी कि हम एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना चाहते हैं, तो वो पेंडिंग केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट को शिफ्ट नहीं होंगे, उन केसेस की हियरिंग ट्रिब्यूनल ही करेगा। So this is one of the amendments made in section 2 clause 41। अरे सर, ये तो आप वीडियो पर सारा टेक्स्ट दिखा रहे हैं, यहां से हम जॉट डाउन कैसे करेंगे सारा का सारा टेक्स्ट, ये जो यहां दिख रहा है। डोंट वरी, आपको पता है कि मेरा एक मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड ऐप है, उसका नाम है FM by TM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय तरुण महाजन। अगर नहीं पता है तो आप प्ले स्टोर में जाइए, FM by TM सर्च करिए, उस ऐप को इंस्टॉल करिए और उसमें लेफ्ट मेन्यू में जाइए, वहां फुल लाइब्रेरी में जाइए, वहां करंट अफेयर्स फोल्डर के अंदर इस सारे अमेंडमेंट की PDF फाइल आपको मिल जाएगी। ओके, फिर एक दूसरा अमेंडमेंट हुआ, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 के बीच में एक नया सेक्शन इंसर्ट हो गया, दैट इज सेक्शन 10A। एक्चुअली इस बात को लेके प्रोविजन गवर्नमेंट ने बार बार बदले हैं। जब कंपनीज एक्ट 1956 चलता था तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अलावा कंपनीज को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लेना पड़ता था, कुछ कंपनीज को।
फिर कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसमें भी कहा गया कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना चाहिए। फिर बाद में उस सेक्शन को डिलीट कर दिया गया, सेक्शन नंबर 11 को, और अब फिर से ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया जो मोटे तौर पे ये बोलता है कि सिर्फ इनकॉर्पोरेशन से काम नहीं चलेगा, एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की फॉर्मेलिटी कि हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसकी फॉर्मेलिटी आपको अलग से पूरी करनी पड़ेगी। क्या है ये सेक्शन? लेट्स सी। A company incorporated after this amendment act and having a share capital, मतलब अगर आपकी शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर ये नया सेक्शन 10A आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है इफ यू आर अ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। सो दिस कंपनी shall not commence business जब तक कि वो कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेलिटीज पूरी ना कर दे। shall not commence business or exercise any borrowing power if you have incorporated a company on or after 2nd of November 2018 which is with share capital, तो आप तब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, तब तक लोन नहीं ले सकते जब तक कि नीचे लिखी हुई कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। Company, a declaration is filed by director within a period of 180 days of incorporation of the company in such form and verified in such manner as may be prescribed with registrar that every subscriber to memorandum has paid the value of the shares agreed to be taken by him on the date of making such declaration। जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी वहां से 180 डेज के अंदर कंपनी का डायरेक्टर आरओसी के पास एक डिक्लेरेशन फाइल करेगा कि जिन लोगों ने मेमोरेंडम साइन किया था, दोज हु वर सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उन्होंने अपने नाम के आगे जितने नंबर ऑफ शेयर लिखे थे या यूं कहें जितने शेयर लेने का प्रॉमिस किया था उसका पूरा अमाउंट उन्होंने कंपनी को दे दिया है। एंड नंबर 2 सेक्शन 12 अगर आप याद करें तो वहां वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस की एक रिक्वायरमेंट है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस वाकई उस जगह पर है जहां आप कह रहे हैं। डू यू हैव ए प्रूफ फॉर द सेम? तो वो प्रूफ आपको आरओसी के पास सबमिट करना चाहिए। ये दो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद ही आपकी कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है या फिर अपनी बोरोइंग पावर एक्सरसाइज कर सकती है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कंपनी शेल बी लायबल टू पेनल्टी नॉट पनिशेबल विद फाइन। इस नए सेक्शन में भी ये नहीं लिखा है कि कंपनी इज पनिशेबल विद फाइन, बल्कि ये लिखा है कंपनी इज लायबल टू पेनल्टी, मतलब मामला ट्रिब्यूनल में ले जाने की जरूरत नहीं है, सरकारी अधिकारी पेनल्टी लगा देगा। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो लायबल टू पेनल्टी। पेनल्टी का अमाउंट यहाँ छपा है, आप जरूर पढ़िएगा, बट उसको मेमोराइज करने की और एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉन कंप्लायंस पर एक तो पेनल्टी लग जाएगी, और दूसरा क्या होगा, अगर आपने 180 डेज के अंदर ये डिक्लेरेशन आरओसी के पास फाइल नहीं करी और आरओसी को ऐसा लगता है कि एक्चुअली योर कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, कंपनी बना तो ली आपने, डिक्लेरेशन फाइल नहीं करी, बिजनेस आप कुछ कर नहीं रहे, तो आरओसी उठा करके आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिमूव करने के लिए, मतलब कंपनी खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिमूव करने की एक्शन इनिशिएट करवा सकता है। तो सेक्शन 10A को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां बात सिर्फ पेनल्टी की नहीं है,
बात कंपनी के एग्जिस्टेंस पर आ जाएगी। अब ये जो सेक्शन, एक नया सबसेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, सेक्शन 12, हमने रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में पढ़ा था। काफी कुछ बातें उसमें कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड थी। तो सेक्शन 12 में एक सबसेक्शन 9 इंसर्ट कर दिया है। बेसिकली ये जो अभी हमने सेक्शन 10A पढ़ा है, ये उसी को सप्लीमेंट कर रहा है। देयर इज नथिंग न्यू, कुछ अलग सी बात यहाँ पे नहीं कर दी है। अगर आपने आरओसी के पास डिक्लेरेशन फाइल नहीं करा और आरओसी को इस बात का विश्वास करने का कोई उचित कारण है कि कंपनी इज एक्चुअली नॉट डूइंग बिजनेस, तो आरओसी ऐसी कंपनी का फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकता है कि जाकर देखा जाए कि आखिर वहां काम क्या चल रहा है। और अगर उसके बाद पता चलता है कि आपकी कंपनी कुछ काम नहीं कर रही है, तो आरओसी बोलेगा देयर इज नो पॉइंट इन कीपिंग अलाइव दिस कंपनी, इसको जीवित मत रखो, बंद कर दो। आरओसी नाम हटा सकता है आपकी कंपनी का। देयरआफ्टर हमने पढ़ा था सेक्शन 14। बेसिकली इट वाज अबाउट article of association and more about alteration in article of association। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई ऐसा ऑल्टरेशन करें जिसकी वजह से एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसा करने के लिए आपको ट्रिब्यूनल की परमिशन लेने की जरूरत है। ट्रिब्यूनल का बर्डन कम करा और ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया। अगर आप पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अब किसकी परमिशन लगेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन 2 नवंबर 2018 के पहले ही किसी ने ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर दिया था इस चेंज के लिए। तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल ही उस केस की हियरिंग करके परमिशन देगी, यानी एग्जिस्टिंग केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। ओके, फिर हम जंप करते हैं सीधे सेक्शन नंबर 53 पर एंड लेट्स सी कि जो प्रोविजन मई 2019 में एप्लीकेबल था वो क्या था, और फिर नवंबर 2019 में उसकी जगह पर क्या प्रोविजन आ गया। बेसिकली पहले था पनिशेबल विथ फाइन और अब आ गया लायबल टू पेनल्टी। कोई खास बड़ा चेंज नहीं हुआ है। इस फाइन पेनल्टी पर तो हम वैसे भी ध्यान नहीं देते थे। सेक्शन 53 वाज इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके। कंपनी अगर कॉन्ट्रावेंशन करती है तो इन दैट केस कंपनी वाज पनिशेबल विथ फाइन एंड एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट वाज पनिशेबल विथ फाइन एज वेल एज imprisonment, both। अभी क्या किया है, बोला है कंपनी एंड बोथ कंपनी एंड ऑफिसर ऑफ कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट इज लायबल टू पेनल्टी। तो एक तो ये जेल इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन यहां से हटा दिया गया, और दूसरा ऑफिसर और कंपनी they are not punishable with fine, they are liable to penalty। This is the change। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मेजर चेंज नहीं है, रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है कि भाई जेल नहीं जाना पड़ेगा, डिक्रिमिनलाइजेशन हो गया इसका। ओके, चल इसके बाद अब हाँ, मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा जो मोबाइल ऐप है FM/TM एंड्रॉइड ऐप, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के टेस्ट पेपर डाले हुए हैं।
5 टेस्ट पेपर तो फ्रीली अवेलेबल हैं उसके ऊपर विदाउट पेइंग एनीथिंग। इसके अलावा 11 टेस्ट पेपर विद सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। हर एक टेस्ट पेपर में 50 क्वेश्चंस हैं, ये जो 11 पेपर है इनके अंदर, और ये 50 के 50 क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से बनाए गए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, किसी एक आध क्वेश्चन में कोई शायद छोटी मोटी गलती कभी मिल जाए बाय द वे, अदरवाइज क्वेश्चन बड़े थॉटफुली बने हैं। इस बात को दिमाग में रख के बने हैं कि जब तक कोई प्रॉपरली रिवीजन न कर ले तब तक इन क्वेश्चन को आंसर ही ना कर पाए। तो अगर आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो लॉ का एक बड़ा अच्छा रिवीजन करने के बाद आप इनको कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करें ये क्वेश्चन? FM/TM ऐप में जाइए, लेफ्ट मेन्यू को क्लिक करिए, वहां थोड़ा नीचे आएंगे तो MCQ टेस्ट पेपर आपको दिखेगा, उसको टच करिए और ये पेपर्स आपके सामने होंगे। ऑलराइट, प्रैक्टिस इट एज जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप इन MCQ क्वेश्चंस को, न केवल आपको MCQ में हेल्प करेंगे बल्कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में भी ये MCQ बड़ा हेल्प करेंगे, क्योंकि MCQ की वजह से कंसेप्ट की क्लैरिटी आ जाएगी, तो जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आप लिखेंगे वो भी कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे लिख पाएंगे। सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस। ऑलराइट, इसके बाद एक सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 में अमेंडमेंट हो गया। एक्चुअली ये जो सेक्शन 64 था ना, इसमें कोई प्रोविजन नहीं दिया है। सेक्शन 64 ने तो ये बोला था कि 61 में आपने जो काम करा उसका नोटिस ROC को दे दो। फिर उसमें ये भी था कि राइट इश्यू वगैरह कुछ करा है उसका नोटिस ROC को दे दो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करा है उसका नोटिस ROC को दे दो। तो मोटे तौर पर सेक्शन 64 जो था वो नोटिस टू ROC था, 64 सबसेक्शन 1। लेकिन जब हम 64 सबसेक्शन 2 पे आते हैं तो वो फिर वही ऑफेंस की बात करता था कि अगर आप 64 के नॉन कंप्लायंस में हैं तो कंपनी एंड एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर ऑफ द कंपनी इज पनिशेबल विद फाइन। गड़बड़ करिए, केस चलेगा, आप केस हारेंगे, फिर आपके ऊपर फाइन लगेगा। अमाउंट भी था 1000 रुपए पर डे, मैक्सिमम 5 लाख रुपए, not maximum, which may extend to 1000 rupees for each day during which such default continues, or 5 lakh rupees whichever is less, हाँ जो भी कम हो उतना। लेकिन फिर वही पनिशेबल विद फाइन की जगह यहाँ क्या कर दिया, लायबल टू पेनल्टी। 1000 रुपए पर डे ही है, मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए ही है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर अब अमेंडमेंट्स हुए हैं तो पढ़ना चाहिए। फिर सेक्शन 77 आया, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। यहां पर एक मेजर चेंज आ चुका है, आई मस्ट से। क्या है वो मेजर चेंज सेक्शन 77 में? मैं आपको याद दिलाता हूं, जब भी कंपनी किसी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट करती है तो विद इन 30 डेज उसका रजिस्ट्रेशन ROC के पास करवाना कंपलसरी था। लेकिन फिर ये बोला गया कि अगर आप 30 डेज की डेडलाइन मिस कर देते हैं तो आपको, पुराना प्रोविजन बताता हूं पहले, तो आपको 300 डेज के अंदर अंदर इस चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए फिर आपको एडिशनल फीस भी देनी पड़ेगी क्योंकि आप डिलेड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज करवा रहे हैं। नहीं सर, हम तो 300 डेज की डेडलाइन भी मिस कर दी, देन गो एंड जॉइन हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आस्क देम, प्रभु इस टाइम को और बढ़ाइए कृपया प्लीज। वो सेक्शन 87 में मेंशन्ड है। ये सब कुछ अब बदल गया। अब प्रोविजन यहां पर क्या हो गया है कि एक बार आप 30 डेज की टाइम लिमिट को मिस कर गए तो अब प्रोविजन को 2 पार्ट में डिवाइड करो। क्या आपका चार्ज कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट के पहले ही क्रिएट हो चुका था या फिर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद में ये चार्ज क्रिएट हुआ? कट ऑफ डेट 2 नवंबर 2018 है।
क्या आपका चार्ज 2 नवंबर 2018 के पहले ही क्रिएट हो गया था जिसको रजिस्टर करवाने में आपने डिले करी है? हाँ, हमारा पुराना वाला केस है। ओके, पुराना वाला केस है ना, तो हम आपको अभी भी वो 300 दिन का टाइम देंगे। आपने अक्टूबर 2018 में चार्ज क्रिएट करा था, तो वहां से 30 दिन की डेडलाइन अगर आप चूक गए हैं तो 300 दिन का टाइम पीरियड आपको मिल जाता है। 30 दिन चार्ज क्रिएशन से 30 डेज में रजिस्टर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, चार्ज क्रिएशन से 300 डेज में रजिस्टर करवा लीजिए। In case the charge is created before the Amendment Act, then within a period of 300 days of such creation. Or in case the charge is created on or after the Amendment in Companies Act, within a period of 60 days of such creation, on payment of such additional fees as may be prescribed. तो अब नया प्रोविजन देखो, ये जो ए क्लॉज है ये ट्रांजिट प्रोविजन है, जो पुराने केस फंसे हुए हैं उनके लिए। और अब जो ये नया प्रोविजन है ये क्या बोलता है? नया प्रोविजन कहता है कि अब अगर आप चार्ज क्रिएट करते हैं, आज अगर आप एक चार्ज क्रिएट करते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन 30 दिन के अंदर नहीं करवा पाते हैं, तो फिर चार्ज क्रिएशन से 60 डेज के अंदर भी आप उसका रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास कर सकते हैं और उसके लिए आपको एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। मतलब जो टाइम पीरियड पहले 300 दिन था वो टाइम पीरियड अब कितना हो गया, रिड्यूस होके 60 दिन। पहले ये था कि 300 दिन भी अगर आप चूक गए तो और एक्स्ट्रा टाइम भी आपको मिल जाया करता था, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। अब क्या है प्रोविजन, जो ट्रांजिट प्रोविजन वाले हैं कि हमारा चार्ज तो क्रिएट पहले ही हो गया था, उनके लिए क्या बोला है? अगर आप वो 300 दिन की टाइम लिमिट भी चूक गए हैं तो फिर विद इन 6 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, 2 नवंबर 2018 से 6 महीने के अंदर तो आपको चार्ज रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा, वो भी एडिशनल फीस के साथ। और उसके बाद फिर ये चार्ज रजिस्टर हो ही नहीं पाएगा, फिर ये वॉइड हो जाएगा। नया प्रोविजन क्या है? मतलब जो चार्ज कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद आया है उनके लिए बोला है कि अगर आप 60 दिन में भी रजिस्टर नहीं करवा पाए चार्ज, तो फर्दर 60 डेज मतलब टोटल 120वें दिन तक आप उस चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन अभी जो एडिशनल फीस लगेगी वो ऐसा नहीं है कि भाई 500 रुपए इनके ऊपर एक्स्ट्रा लगा दो, अब वो एड वैलोरम फीस लगेगी। एड वैलोरम फीस लगेगी का क्या मतलब है? जितने बड़े अमाउंट का चार्ज क्रिएट हुआ है उसके परसेंटेज के हिसाब से लगेगी। तो पता पड़ा 1000 करोड़ रुपए का चार्ज क्रिएट हुआ था तो उसके कुछ परसेंट, 1%, आधा परसेंट, 0.1%, जो भी कुछ परसेंट है उतना आपको फीस देनी पड़ेगी, विच इज गोइंग टू बी वेरी ह्यूज। पूरी कहानी को अब मैं सम अप कर दूं। इफ यू हैव क्रिएटेड ए चार्ज on or after 2nd November 2018, then you need to get it registered within 30 days from the date of creation of charge. If not, then within 60 days from the date of creation of charge with additional fees. If not, then further 60 days, that is original 60 plus 60, total 120 days. Get it registered in further 60 days. But here the additional fees will be in the form of percentage of amount of charge. फिर बात करते हैं ट्रांजिट केस की। सर हमारा चार्ज तो 2 नवंबर के पहले ही क्रिएट हो गया था लेकिन हम 30 दिन में रजिस्टर नहीं करा पाए, हमारा 1 नवंबर 2018 को चार्ज क्रिएट हुआ था, हम 30 दिन में रजिस्टर नहीं करवा पाए। वेरी नाइस, तो आपको 300 दिन की टाइम लिमिट दी जाती है। नहीं सर हमारा थोड़ा और पुराना केस है, उधर कहीं फरवरी मार्च अप्रैल का केस है, हम 300 दिन में चार्ज रजिस्टर नहीं करवा पाए। कोई बात नहीं, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट जहां से चालू हुआ वहां से 6 महीने के अंदर अंदर रजिस्टर करा लो, एक आखिरी चांस आपको दे रहे हैं। फिर भी रजिस्टर नहीं करा पाओगे तो फिर वो चार्ज कभी भी आगे रजिस्टर नहीं हो पाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा।
सेक्शन 86 पहले से हमारे पास था, उसमें एक सबसेक्शन 2 नया इंसर्ट हो गया है, जो बोलता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के समय पर अगर आपने जानबूझकर विलफुली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी थी या कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन छुपाई थी, तो जो नॉर्मल पेनल्टी वगैरह बताई है वो सब तो लगेगी, बट यू विल बी लायबल अंडर सेक्शन 447 ऑल्सो। धारा 447 भी लग जाएगी, जो कि पनिशमेंट फॉर फ्रॉड है, जिसमें कि बड़ा भारी जुर्माना लग सकता है या जेल जाना पड़ सकता है। ऑफेंस की कैटेगरी में ही आता है वो अपराध। फिर एक नया सेक्शन, मतलब आई एम सॉरी, जो सेक्शन 87 था वो हो गया है चेंज। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इसको मैं कहूंगा अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 87। क्यों चेंज हो गया 87, मैं आपको बताता हूं उसके पीछे क्या वजह है। देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा, पुराना कंपनीज एक्ट, मतलब अमेंडमेंट के पहले का कंपनीज एक्ट क्या कहता था कि 300 डेज में भी चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है तो जाइए और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ जोड़िए और वो आपको एक्स्ट्रा टाइम उसके बाद भी दे देंगे। 300 दिन, 600 दिन, 1000 दिन हो गए, 3 साल हो गए, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको चार्ज रजिस्टर कराने का एक्स्ट्रा टाइम दे देगी। और इसीलिए ये बड़ा सारा सेक्शन था कि चार्ज के क्रिएशन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, चार्ज के मॉडिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, प्रॉपर्टी अक्वायर्ड सब्जेक्ट टू चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, या उनकी डिटेल गलत फाइल कर दी, या सेटिस्फेक्शन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, या ऐसा हुआ या वैसा हुआ, कुछ भी गड़बड़ हुआ, हाथ जोड़ो, मिच्छामी दुक्कड़म बोलो, माफ कर दो बोलो, और सरकार टाइम बढ़ा देगी। ये पूरा बड़ा सारा सेक्शन खत्म हो गया, क्योंकि अब तो बोल रहे हैं 30 डेज और 30 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज और 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज और फर्दर 60 डेज फुल स्टॉप। उसके बाद तो कहीं कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो अब ये जो नया सेक्शन 87 है वो छोटा सा ही रह गया है, क्योंकि सरकार के पास माफ करने की पावर बची नहीं है, ज्यादा कम बची है। क्रिएशन ऑफ चार्ज में तो कुछ पावर बची नहीं है, हाँ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज में अगर भूल चूक हुई है उसकी पावर आज भी बची है। अगर आपने कोई चार्ज सेटिस्फाई करा, मतलब लोन चुका दिया, चार्ज खत्म हो गया, और 30 डेज के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा या फिर गलत डिटेल आपने फाइल कर दी, तो और अगर आप प्रूव करें कि ऐसा हमने जानबूझ के नहीं करा है, ये गलती से हो गया है, तो फिर ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि आप जो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का रजिस्ट्रेशन टाइमली नहीं करवा पाए हैं उसको टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दे, या फिर जो गलत डिटेल आपने फाइल करी थी उसको रेक्टिफाई करने का आपको चांस दे दे। ठीक है, 300 दिन के बियॉन्ड टाइम बढ़ाने का पावर अब चला गया, इसीलिए सेक्शन 87 अब छोटा हो गया। इसके बाद आया अमेंडमेंट इन सेक्शन 90 सबसेक्शन 9 और बेनिफिशियल ऑनरशिप, दूसरों के नाम में शेयर खरीद रखें, उसको सर्च करने की जो पावर दी गई थी ना कंपनी को लगा कि आप सब्सटेंशियल बेनिफिशियल ऑनर हैं और कंपनी ने उठा करके
ट्रिब्यूनल को बोल दिया और ट्रिब्यूनल ने आपके शेयर पर रोक लगा दी सब तरह की, तो उसके खिलाफ अपील करने के लिए क्या बोला था पहले कि आप ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, सबसेक्शन 8 वाले ऑर्डर के अगेंस्ट। अभी भी वही बोला है, लेकिन एक एडिशन हो गया है, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। सेक्शन 90 सबसेक्शन 8 ने बोला था कि ट्रिब्यूनल आपके शेयर्स को रोक लगा सकता है, और सबसेक्शन 9 ने बोला था आप ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद उस अपील की टाइम लिमिट कितनी बता दी है, 1 साल। और अगर 1 साल के अंदर अंदर आपने कोई अपील ही नहीं करी, कंपनी को शक हुआ कि ये शेयर तो कोई झूठे फर्जी नाम से हैं, गलत आदमी के नाम पे हैं, कंपनी ने ट्रिब्यूनल को बोला, ट्रिब्यूनल ने उन शेयर को बैन कर दिया, 1 साल के अंदर कोई आया ही नहीं उन शेयर को क्लेम करने के लिए, मतलब वाकई फर्जीवाड़ा चल रहा था, तो ऐसे केस में ये सेक्शन 125 आईपीएफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड की इसमें बात की गई है। ये शेयर, ये फर्जीवाड़े वाले शेयर जो हैं, बेनामी शेयर, काले धन से खरीदे गए शेयर जो हैं, ये शेयर इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर आया अमेंडमेंट इन सेक्शन नंबर 92। ये एनुअल रिटर्न वाला सेक्शन था, इसमें कंपनी वाज पनिशेबल विद फाइन, ऑफिसर वाज पनिशेबल विद फाइन और विद इम्प्रिजनमेंट और विद बोथ। अब उसकी जगह क्या बोल दिया है, कंपनी एंड डिफॉल्टिंग ऑफिसर आर लायबल फॉर पेनल्टी। कोर्ट से, ट्रिब्यूनल से पावर लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिए, डीक्रिमिनलाइजेशन हो गया, बात बात पे लड़ने की, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। फिर आया अमेंडमेंट इन सेक्शन 102। ये अगर आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको याद आएगा कि अगर कोई ऑर्डिनरी बिजनेस है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट हो रहा है कंपनी की मीटिंग में, तो उसके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता था, और अगर वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं देते हैं और डायरेक्टर्स का वेस्टेड इंटरेस्ट है इस सब में, तो दे वर पनिशेबल विद फाइन। उसकी जगह क्या हो गया यहां पर, लायबल टू पेनल्टी। हमारे लिए तो वैसे भी इस बात का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। सेक्शन 105 में भी यही हुआ, पनिशेबल विद फाइन की जगह पर क्या हो गया, लायबल टू पेनल्टी। तो सर हमको ये फाइन और पेनल्टी वर्ड याद करना पड़ेगा क्या? अरे यार, इतना बारीक जाने की जरूरत नहीं है, आप तो पनिशेबल लिख देना, तो किससे ही खत्म हो जाएगा एग्जाम में। कंपनी इज पनिशेबल, डिफॉल्टिंग ऑफिसर ऑफ द कंपनी इज पनिशेबल, फुल स्टॉप। झंझट ही नहीं कि वेदर इट इज पनिशेबल विद फाइन और लायबल टू पेनल्टी। वैसे बहुत बारीकी में जाएंगे तो पनिशेबल विद फाइन होता है और लायबल टू पेनल्टी होता है, बट इतना आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप ये याद करें कि कौन कौन से सेक्शन में पनिशेबल विद फाइन है और कौन कौन से सेक्शन में लायबल टू पेनल्टी है। तो थोड़ा सा इस बात को आप ढका सकते हैं, नॉट अ बिग डील। अब इसके बाद आया अमेंडमेंट इन सेक्शन 117। फिर वही है यार, ये था ना आरओसी के पास में, आप सब अपने अग्रीमेंट वगैरह रजिस्टर करवा रहे थे ना, अग्रीमेंट एंड रेजोल्यूशन लिस्ट पढ़ी थी हमने पूरी, कौन कौन से रजिस्टर कराने पड़ते हैं। पहले ये पनिशेबल विद फाइन था, और अब ये लायबल टू पेनल्टी हो गया। फिर सेक्शन 121 आया, सेम किस्सा इसमें भी है। पहले ये पनिशेबल विद फाइन था कंपनी के लिए भी और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी के लिए भी। अब ये लायबल टू पेनल्टी हो गया कंपनी के लिए भी और एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर ऑफ द कंपनी के लिए भी, है ना।
अगर आप को मेरी मोबाइल ऐप के बारे में पता नहीं है तो एक बार मैं क्विकली इसके बारे में आपको बताता हूं। काफी मेहनत से बनी हुई ऐप है और बहुत सारी फ्री कंटेंट अवेलेबल है। आई विश कि मेरी ये मेहनत आपके काम आए। FM by TM एंड्रॉयड ऐप अगर आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं तो आपको मेरे पूरे क्लास नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे अवेलेबल हैं। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस विद आंसर्स। आप में से कई बच्चों को ये नहीं पता है कि जैसा FM के लिए मैंने करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल बनाया है, ऐसा कंपनी लॉ के लिए भी मैंने करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल बनाया है। पिछले कई एग्जाम्स के कंपनी लॉ के पूछे हुए क्वेश्चन विद देयर आंसर्स, ऐसा एक CLCPM अवेलेबल है इस ऐप के ऊपर। टेक एडवांटेज ऑफ इट। आपने May 19 अटेम्प्ट दिया, यू कुडंट क्लियर इट क्योंकि एग्जाम का शायद आपको बहुत आइडिया नहीं रहा प्रोविजन आने के बावजूद भी, तो मैंने CLCPM बनाया है। ध्यान दे इस बात पर, उसका फायदा लीजिए। काफी मेहनत से बनाया है, उसको आप डाउनलोड करिए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। रिवीजन ऑडियोज हैं इसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट। FM के लिए कंसेप्ट शीट है जिसमें सारी समरी एक साथ है, बहुत ही काम की चीज है। ये सारी चीजें CA इंटर कंपनी लॉ एंड अदर लॉ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज वेल एज CA फाइनल SFM के लिए अवेलेबल है। और जहां तक सब्सक्राइब करने का सवाल है तो आप फुल वीडियो कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्रैश कोर्स का वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं, MCQ टेस्ट पेपर मैंने बताया वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, ऐप दूसरों को रेफर करके कमीशन अर्न कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं इसमें, टेक एडवांटेज ऑफ इट। बार बार मैं बोलता हूं क्योंकि कुछ बच्चों को इतनी बार बोलने के बाद भी पता नहीं चलता है, अरे सर ऐसा भी कुछ था, we were not knowing, that's why I'm telling you again। हाँ, फिर वही सेक्शन 137 पनिशेबल विद फाइन की जगह क्या आ गया, लायबल टू पेनल्टी। और पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट जो था वहां से इम्प्रिजनमेंट हट गया है, जेल का प्रोविजन कम कर दिया है। भाई हम बिजनेसमैन हैं, हम कोई शातिर अपराधी थोड़ी है जो बात बात पे पकड़ के जेल में डाल देते हो। थोड़ा जेल कम कर दो। इस बात को सरकार ने एक्सेप्ट करा और यहां से जेल का प्रोविजन, इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन सेक्शन 137 सबसेक्शन 3 में से हटा दिया। फिर सेक्शन 140 ऑडिट एंड ऑडिटर से रिलेटेड सेक्शन। पहले प्रोविजन था कि अगर ऑडिटर ने सबसेक्शन 2 का कंप्लायंस नहीं कराया, ये विल बी पनिशेबल विद फाइन, जो 50,000 रुपए या उसका रेम्यूनरेशन विचएवर इज लेस उतना लगेगा, बट ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए। अब क्या बोल दिया है, पेनल्टी लगेगी जो 50,000 रुपए या रेम्यूनरेशन विचएवर इज लेस होगा, और अगर कंटिन्यूइंग फेल्यूर है तो 5,000 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज। क्रक्स तो इसका भी ये निकलता है, पनिशेबल विद फाइन की जगह क्या हो गया, लायबल टू पेनल्टी। मामला ट्रिब्यूनल की कोर्ट से बाहर आकर के और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों के हाथ में आ गया। अब एक बड़ी गुड न्यूज आपके लिए, वो ये कि कुछ सेक्शन सिलेबस से डिलीट कर दिए गए। सेक्शन नंबर 24 हमने पढ़ा था कि सेबी के पास पावर है लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड, डिलीटेड। प्रोस्पेक्टस का एडवर्टीजमेंट करने का एक छोटा सा सेक्शन था, डिलीटेड। प्रोस्पेक्टस कब इश्यू करना जरूरी नहीं है, डिलीटेड। ये थोड़ा सा बड़ा सेक्शन था, झूठे नाम में शेयर खरीदते हो, मल्टीपल नेम की एप्लीकेशन लगाते हो तो 447 अप्लाई होता है, सेक्शन डिलीटेड। एक बड़ा भारी सेक्शन था, ग्लोबल डिपॉजिटरीज रिसीट, और उसके बड़े भारी रूल्स थे, वो पूरा बड़ा सेक्शन उसके रूल्स सहित डिलीट हो गया। सो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर यू।
दो छोटे सेक्शन थे, शेयर इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसके डिस्टिंक्टिव नंबर्स भी होते हैं, डिलीटेड। जहां ऑथराइज कैपिटल लिखो वहां पेड अप कैपिटल लिखना कंपलसरी है, डिलीटेड। भाई ये एक्ट में से डिलीट नहीं हुए सेक्शन, सिलेबस से हटाए गए हैं, एक्ट में बरकरार हैं आज भी। रिजर्व कैपिटल फॉर अनलिमिटेड टू लिमिटेड कंपनी कन्वर्जन हट गया, नॉमिनेशन फॉर शेयर एंड डिवेंचर हटा दिया गया, डैमेजेस फॉर फ्रॉड, अरे यार इसको तो हमने वैसे भी नहीं पढ़ा था, काम का नहीं था तो मैंने अपने नोट्स में रखा ही नहीं था। आरओसी को एक रजिस्टर ऑफ चार्ज बनाना पड़ता है और कंपनी को भी रजिस्टर ऑफ चार्ज बनाना पड़ता है, ये दोनों चीजें भी क्या हो चुकी हैं, डिलीट। इसके बाद में कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो ऐसे हैं जो 15 अगस्त 2019 को नोटिफाई हुए हैं, और कुछ अमेंडमेंट तो ये वीडियो बनाए जाने तक भी नोटिफाई नहीं हुए हैं। तो ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये नवंबर 19 एग्जाम पर नहीं लगना चाहिए, ये लगना चाहिए मई 20 एग्जाम पर। बट जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, एक सेक्शन 26 में माइनर अमेंडमेंट है, 29 में माइनर अमेंडमेंट है, 35 में माइनर अमेंडमेंट है, 90 सेक्शन में कुछ नए सबसेक्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, 132 सेक्शन में कुछ नए सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, 132 में जो नए सेक्शन सबसेक्शन कर दिए उसके बाद 135 वो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेक्शन है ना, उसमें ये बताया ही नहीं था कि अगर आपने सीएसआर का अमाउंट स्पेंड ही नहीं करा तो क्या होगा आपका, वो नए सबसेक्शन आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन ये तो अभी तक नोटिफाई ही नहीं हुए हैं। ये कुछ और एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स हैं जो फिलहाल आपके काम के नहीं है, केवल आपके जनरल नॉलेज के पर्पस से मैंने आपको बताया। तो इस सब के बाद में एक क्वेश्चन ले दे करके फिर कहीं से आ जाता है, और वो ये आता है सर वो सब ठीक है लेकिन अब हम मई 19 के बाद नवंबर 19 के लिए पढ़ाई कैसे करें। तो वो पढ़ाई कैसे करें उसके लिए एक वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए, और उसको मैं YouTube पर फिर अपलोड करूंगा, देखिएगा उसको और उसका बेनिफिट लीजिएगा। ऑलराइट, विश यू ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत करिए, निराश मत होइए, फेल होना पास होना ये तो गेम का हिस्सा है, पहले मेहनत में जरूर कमी रही होगी, अब उस कमी को पूरा करिए। I'm sure you will be able to crack the exam. All the best. Thank you.